अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के पाक नाम से जो सच्चा है और सच्चों को पसंद फरमाता है। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर वो भी नेक किरदार पैगम्बर था, हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजलो करम किया जो औलाद आदम में से हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 55 से 58 का नाज़िल उर्दू तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया का जिक्र किया। इसमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात पर, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयात पर गौर करने और उन पर अमल दरामद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, कल की अहम खबरें हैं जिनमें सबसे पहले जो ख़बर है बरतानिया से। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने पहले तो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया क्योंकि रेफरेंडम करवाया गया वहाँ पर, और लेकिन उसके बाद जो बड़ा ऐलान था डेविड कैमरून की जानिब से, और बरतानिया जिसे जमहूरियत की माँ कहा जाता है और जमहूरी अक़दार की पासदारी करते हुए, उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसकी पासदारी करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। अक्टूबर में डेविड कैमरून मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि अवाम अपना जो सरबराह ममलिकत वो चुने, उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन के हवाले से तमाम बातें की जाएंगी। ये बड़ा एक तारीखी फ़ैसला डेविड कैमरून की तरफ से सामने आया। इस पर आज ज़्यादा फोकस करेंगे। आखिर ये कौन सी जमहूरियत है जो बरतानिया में अलहदा लगती है और पाकिस्तान में शायद ये जमहूरियत अलहदा लगती है, क्योंकि जमहूरियत की माँ तो बहरहाल बरतानिया और हम वहीं से जमहूरियत लेके चले हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे आज। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे। आर्मी चीफ का ताज़ा बयान है। इसके अलावा कल सदर ममलिकत जो कि अब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, वो मौजूद थे। शंघाई ताउन तंजीम के मुस्तकिल रुकन बनने के हवाले से जो इजलास था उसमें गए थे और उसके बाद अब भारत को भी मेंबरशिप मिल गई है शंघाई ताउन तंजीम की। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम खबरें जो नवाए वक्त का हिस्सा हैं, और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके इलेक्शन कमीशन में, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज तमाम तर खबरों पर बात करने के लिए और हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहतरम दिलावर चौधरी साहब। वेलकम दिलावर साहब, तशरीफ लाए प्रोग्राम में। दिलावर साहब से तफसीली बात करेंगे। सेगमेंट शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे। सबसे पहले लीड है बरतानिया से। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फ़ैसला कर दिया और डेविड कैमरून ने कहा है कि मैं अक्टूबर में अपना जो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ बरतानिया का, ये ओहदा भी मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद अवाम अपना जो वज़ीर आज़म है वो दोबारा से इलेक्ट करें। एक रेफरेंडम करवाया गया था कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए या नहीं, और 52% लोगों ने कहा कि बरतानिया को नहीं रहना चाहिए, जबकि 48% लोगों ने कहा कि हमें इसका हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ये कह रही थी कि हमें नहीं रहना चाहिए, इसलिए बरतानिया को फ़ैसला करना पड़ा। दिलावर साहब, सर ये कल जो तारीखी एक फ़ैसला, एक तो रेफरेंडम था लेकिन उसके बाद जो एक तारीखी फ़ैसला आया, सर रेफरेंडम पे तो बात करेंगे, पहले ये डेविड कैमरून के इस्तीफे वाले मामले पे तो बात करें ना। देखें, आपको याद होगा सामा के पनामा लीक्स की बात आई और उसमें डेविड कैमरून के भी शेयर्स की बात आई, उनके वालिद की जो ऑफशोर कंपनी थी। तो उस वक्त ये कहा गया कि जी बरतानियों में क्या हो गया है, वहाँ तो जमहूरियत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बड़े इक़दार बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो अभी तक कैमरून ने रिज़ाइन का क्यों नहीं कहा। तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ था कि ये मैंने किया वज़ीर आज़म बनने से पहले, लेकिन उससे पहले ही मैं इसको क्विट कर चुका था। और दूसरा ये है कि टैक्सेस वैक्सेस मैं पूरे दे रहा था, क्योंकि मैं टैक्सेस सारे अदा कर रहा था। मैंने उसको सारा मतलब ऑन रिकॉर्ड लेके आया हुआ था। उनके वालिद की कंपनी से उनको शेयर मिला था। जितना शेयर मेरा था मैं उसको रिकॉर्ड पे लेके आया हुआ था, इसलिए मैं इस पर रेजिस्ट करूंगा और नहीं। लेकिन एक जो उनकी आइडियोलॉजी ने शिकस्त खाई एक तरह, इसको मैं आइडियोलॉजी बहुत बड़ा इवेंट है, ये छोटा इवेंट नहीं है बरतानिया का ये यूरोपीय यूनियन से अलग होना। तो उसके बाद उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया और अपने रिज़ाइन का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर धरने ना होते, अगर इमरान खान ये ना करते, अगर फलां ये ना करते, या इमरान खान ने ये नहीं कहा कि जनाब ये वफाक की रुकावटें ना होती तो खैबर पीके नया बन चुका होता, या वफाक ने ये नहीं कहा कि खैबर पीके ने धरने दिए या फलां दिए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात करके और एक दूसरे को इल्ज़ामात का शिकार करके अपनी खामियां जो हैं अपनी, उनको उसके कारपेट, इल्ज़ामात के कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया। बड़ा अनएक्सपेक्टेड फैसला था उनके लिए भी, और
हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा ख्याल था, और बरतानवी मीडिया के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो एग्जिट पोल था बिल्कुल सही। वो यही बता रहा था कि अगरचे मार्जिनल होगा लेकिन साथ रहने का फैसला होगा। 52, 53, 54% लोग जो हैं वो साथ रहने का फैसला करेंगे। तो चूंकि बहुत एडवोकेट एडवोकेट थे कैमरून यूरोपीय यूनियन के साथ रहने के, तो उन्होंने कहा जब मेरे बात को नहीं तस्लीम किया गया, अवाम ने उसके अपोजिट डिसाइड किया है, तो अब मुझे रहने का कोई हक नहीं। बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक मरतबा फिर उन्होंने एक मिसाल कायम की है और वाकई साबित किया है कि बरतानिया वाकई जमहूरियत की माँ है इस हवाले। तो सर अब अगर हमारे हुक्मरान देखें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद बरतानिया में मौजूद हैं और कल बड़ा सोशल मीडिया पे जोक्स भी बन रहे थे कि वज़ीर आज़म अगर बरतानिया गए तो उनके वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन खुद वज़ीर आज़म साहब इस मामले पे नहीं सोचते। ये तो एक लाइटर नोट थी दिलावर साहब, लेकिन अगर सीरियस होके, संजीदा होके इस मामले पे सोचा जाए सर, बरतानियों को हम देखते हैं और जमहूरियत वहीं से आई है सर, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं फॉलो करते हैं इनको? जमहूरियत को खतरा क्यों हो जाता है अगर ऐसा मामला पाकिस्तान में कोई डिमांड करता है? कल उनकी अपोजिशन ने भी डिमांड किया डेविड कैमरून से कि आप रिजाइन करें, लेकिन वहां पे जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी है, पाकिस्तान में खतरे में क्यों पड़ जाती है? देखिए, पहली बात तो ये उसामा कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जमहूरियत एक सिस्टम है, आमरीत एक शख्सी हुकूमत है, फर्क ही है। तो सिस्टम में शख्सियात अहम नहीं होती, शख्सियात आती जाती रहती हैं। एक वक्त गया डिगाल के पास जिसने फ्रांस को बनाया, चार्ल्स डिगाल, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप बहुत नागुज़ीर हैं, अगर आप ना हो तो फ्रांस का पता नहीं क्या बने। तो उन्होंने उसको वक्त को साथ लिया और अपने पिछली तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ आ गए। खिड़की खोली तो आगे ग्रेवयार्ड नजर आया पिछली तरफ। तो उन्होंने कहा ये सारे लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं ये नागुज़ीर थे और अपना अपना काम करके जा चुके हैं। सिस्टम नागुज़ीर होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, शख्सियात को नहीं। तो पहली बात यह है कि कोई किसी शख्सियत से के आने जाने से जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन आप देखें, बात यह है कि एक वाकया मतलब इस हवाले से मुझे याद आ रहा है, या खैर उसका जिक्र क्या करना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम जब बात करते हैं ना बरतानिया की या फ्रांस की या यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ जमहूरियतों की बात करते हैं, तो जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानी का नाम भी नहीं है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि हुक्मरान को अलहदा से तबका है और अवाम को अलहदा से तबका है। देखें, हर चीज, हुक्मरान भी माशरे का की सोच का, मैं समझता हूँ, एक रिफ्लेक्शन होते हैं। और इसीलिए हदीस मुबारक है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। देखें, क्या आप महसूस नहीं करते कि हमारे माशरे से शुक्रिया और माफ़ी चाहता हूँ, माजरत और शुक्रिया, ये अल्फाज ही मादूम होते चले गए जा रहे हैं। अगर आप किसी के लिए कोई अच्छाई करें तो जवाब में शुक्रिया के लफ्ज़ को तरस जाते हैं, और अगर आप के साथ कोई बुरा कर जाए आउट ऑफ इनोसेंट तो वो कहे जनाब माजरत चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई। यानी अपनी गलती को तस्लीम करने का रुझान और किसी की अच्छी बात पे शुक्रिया अदा करने का, मोतरफ होने का, ओब्लाइज होने का रुझान इस सोसाइटी से ख़त्म होता चला जा रहा है। आप देखें कि हम इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि सिग्नल्स पे भी खड़ा होना बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, और अगर कोई हमें रास्ता दे तो हम उसको अपना हक समझते हैं। अगर कोई हमारे लिए कोई काम छोटा सा करे तो हम उसको अपना हक समझते हैं, उसको रोनते हुए निकल जाते हैं। तो ये जो सोसाइटी के अंदर जो बड़ी मैं समझता हूँ कि एक तरह की जो इनटॉलरेंस आ गई है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस सोसाइटी बन गई है, तो ये हुक्मरान भी उसके रिफ्लेक्शन है। आप देखें, बात बात पे यहाँ कत्ल हो रहे हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि अदम बर्दाश्त का तो सवाल ही जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है कि चीज़ों को बर्दाश्त किया जाए, एक बर्दाश्त पे मबनी एक टॉलरेंट सोसाइटी जो है उसको कायम किया जाए। तो जब इतनी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसकी सियासी वजूहात भी हैं, इसकी सोशल वजूहात भी हैं, इसलिए कि हम रियलिटीज़ की तरफ जाने के बजाय हमने हमेशा यूफोरिक रहे हैं, हम बिल्कुल एमलेस इमोशनैलिटी की तरफ भागे हैं, और उसी का रिफ्लेक्शन है। देखें, आज मीडिया कुछ बात कर रहा है, 2 दिन के बाद मीडिया को कोई और मिसाला चाहिए, तीसरे दिन कोई और चाहिए। इसी तरह हम लोग भी तंग आ जाते हैं बड़े बड़े इश्यूज पर अगर बात की जाए कॉन्स्टेंटली मीडिया पे भी है कोई, तो लोग कहते हैं यार बस करो, अब कोई और बात करो, ये क्या है, कुछ और होना चाहिए, कुछ और समथिंग एल्स, समथिंग मोर। बात देते हैं हम अपने सियासतदानों की कि वो हमें नए से नए टॉपिक देते रहते हैं, नए से नए इशू देते रहते हैं डिस्कस करने। बिल्कुल, देखें, बात ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो भी उसी का हिस्सा है एडहॉकिज्म का, जो हमने अपना लिया है और
हमारी जो जड़ों में बैठ गया। आप देखें कि मैं ये अक्सर गौर करता हूँ उसामा कि हमारे सियासतदानों में से कोई भी बड़ा सियासतदान ऐसा नहीं है जो बाकायदा एक पॉलिटिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए आया हो, बल्कि कोई कहता है तुम अयूब खान की पैदावार हो, कोई कहता है नहीं तुम फिर ज़िया-उल हक की पैदावार हो, कोई बिल के कहता है इमरान खान को तुम मुशर्रफ दौर की पैदावार हो। तो ये किसी ना किसी दौर की पैदावार है ये सियासत। सर इमरान खान पे यहीं पे स्टॉप ना करें, यहूदी लॉबी भी उनकी पैदावार। मेरा मतलब है मैं इस हद तक नहीं जाता, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक इल्जामात जिनके बारे में एक पॉइंट टू पॉन्डर है, थॉट प्रोवोकिंग है कि इन पे सोचे तो इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक नजर आएगी कि वाकई बाकी इल्जामात तो होते हैं कि वो यहूदियों का एजेंट है, वो फलां का एजेंट है या फलां है, हम अपने एजेंट नहीं होते, हम हमेशा दूसरों के होते हैं। अब इस इशू पे बात करते हैं जो रेफरेंडम हुआ बरतानिया में। सर क्या लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी कैंपेन तो बड़ी चलाई, डेविड कैमरून ने खुद कैंपेन की और दूसरी जमातें जो कि इसके खिलाफ थी, जो चाहती थी कि हम निकल जाएं, अमेरिका भी इस फेवर में था कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे, खुद कैमरून चाहते थे कि हम भी हिस्सा रहें। लेकिन सर क्या कंजर्वेटिव, क्योंकि रेशो बड़ी कम है, 48 और 52 की रेशो है, तो सर क्या लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी कुछ कैंपेन ठीक नहीं कर पाई या क्या लैक्स कहाँ पे रहे? देखें उसामा, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि टेररिज्म जो इस बड़ी अरसे से जारी है और बड़ा तेजी से वो नुमाया हुआ है कुछ सालों में, ये उसका सबसे बड़ा ब्लो है दुनिया के ऊपर। आप कहेंगे, देखें ये जो एक्चुअली जो माइग्रेशन के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन के, और उसके बाद वहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुए यूरोप में, उसने चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखने की आदत डाल दी है। और जब ये इंडिपेंडेंस वालों ने और दूसरी पार्टी ने जो रेफरेंडम के मुखालिफ थे इस बात के कि यूरोपीय यूनियन के साथ रहा जाए, इन चीज़ों को कैश किया। उन्होंने कहा जी आपके यहाँ इमिग्रेशन का एक सैलाब आ रहा है, एक तो आपके वसाइल वो इमिग्रेंट यूज़ करेंगे, और दूसरा वो उनके साथ बेतहाशा टेररिस्ट आ रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो सिक्योरिटीज के इशू थे उसने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली टच किया। मैं समझता हूँ बरतानिया ने अपना फ़ायदा नहीं किया, मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली स्पीकिंग, और ना ही इससे यूरोप का फ़ायदा हुआ। तो उसका नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद जो कि 90s में यूं लग रहा था, अर्ली 90s में जब फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ और अमेरिकन भी रेस्ट्रेंड होते चले गए, तो उस वक्त यूं लग रहा था जैसे अब दुनिया की क़यादत शायद यूरोपीय यूनियन ने करनी है। 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की, और इस तरह ये उभरे थे। और अगरचे के बरतानिया को शुरू से रिजर्वेशंस रहे, उन्होंने कहा जी हम यूरो को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पौंड ही चलता रहेगा और हम पौंड में ही ट्रेड करेंगे। बहुत सारी जो अभी एक्सेप्शंस उसने अपनाई। तो फिर जर्मनी के साथ भी इनके जो ताल्लुकात बरतानिया के भी अच्छे इतने नहीं थे, वो तो आपको पता है, एक उसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, अगर हम वो बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस कुछ रिजर्वेशंस के साथ बहरहाल हिस्सा बनते चले जा रहे थे, उसमें इतनी अट्रैक्शन थी जो यूरोपीय यूनियन का अलायंस था कि बरतानिया को ना चाहते हुए भी उसमें स्टेप इन होना पड़ा था। लेकिन आप ये देखें कि ये इसके बाद जो सारी कैंपेन है अगेंस्ट द अलायंस कि हमें इससे क्विट करना चाहिए, उसकी बेस जो है वो यही है कि बहुत सारे ये जो आप जो मराहत दे रहे हैं, वीजा की मराहत है और जो इमिग्रेंट्स हैं, बरतानिया पैसा देता था ठीक ठाक, यूरोपीय यूनियन में बरतानिया के एक बहुत बड़ा शेयर जाता था, बिल्कुल जाता है, वो हर मुल्क का जाता है, लेकिन उससे फायदे कितने उठाए जाते हैं, किस तरह जो म्यूचुअल ट्रेड है और उसके जरिए, और कितना जो एक तरह के लॉज हैं वो देखें। आप इन्वेस्टमेंट तो होगी लेकिन रिटर्न्स कितने थे ये भी देखें कि पूरे यूरोप में जो है वो बरतानवी गुड्स जो है वो यूज हो रहा था। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तानियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा यूरोप के अंदर मौजूद, क्योंकि यूरोप हमने देखा ना, अगर पाकिस्तानियों की, फिर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, कल हमने जो देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एकदम इतनी मंदी पे आ गई थी, और ये उसी वजह से था कि कल यूरो गिरा, यूरो की कीमत कम आई है और पाकिस्तानी रुपया भी सस्ता हुआ और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी डाउन गई। जी हाँ, देखें उसकी वजह ये है, पाकिस्तानी और इंडियंस को वजह ये है कि हम जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं उनका बुनियादी मुल्क बरतानिया है, उसने यहाँ पे हुकूमत की और यहाँ से लोग गए, और फिर आगे जो यूरोप में फैले हैं वो बाद में गए, और वो फिर भी उन्होंने अपना सेंटर जो है वो बरतानिया रखा हुआ ट्रेड के हवाले से,
फर्ज करें कुछ लोग बेल्जियम में सेटल्ड हैं, कुछ फ्रांस में हैं, कुछ फलां हैं, जो उनमें से ट्रेडर लोग हैं वो बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं बरतानिया के साथ। तो यूरोपीय यूनियन से उनसे अलग होने से एक तो यूरोप में मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडिंग क्लास है हमारी पाकिस्तानियों की उसको नुकसान होगा। अच्छा सर, मैं कल एक फिगर्स देख रहा था, जो नौजवान लोग हैं वो चाहते थे बरतानिया के कि हम इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे। शायद नौजवानों ने इतना अभी देखा नहीं था कि हमें क्या क्या लेकिन अगर कंपैरेटिवली उनके जो कहा गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी गालिबन 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो चाहते थे कि निकल आए यूरोपीय यूनियन से। इसका क्या आप इसकी वजह क्या देखते हैं कि नौजवान चाहते हैं कि हम हिस्सा रहें यूनियन का, लेकिन जो उम्र रसीदा लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं रहना चाहते? बिल्कुल, ये आपने सही कहा। 70% यूथ ने जो है वो हक में फैसला दिया है। यानी अगर आप रहना चाहिए हमें 18 से 24 साल का एक देखें तो जो है वो उन्होंने 70% ने फैसला दिया है कि रहना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जो बड़े लोग हैं वो इसको इमोशनली नहीं देखते चीज़ों को। मतलब ये फिलहाल आपका एक पैशन सा एक नज़र आता है कि आप पूरे यूरोप का हिस्सा हैं और सारा कुछ है, लेकिन वो उन्होंने इस एंगल से देखा। उनको ये बात ज़्यादा अपील की कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे टैक्सेस को चूस जाएंगे और फिर उसके बदले में उनके जरिए जो टेररिज्म आ रहा है, फ्रांस में जो कुछ हुआ, बेल्जियम में जो कुछ हुआ, कहा जाता है कि इसका बहुत बड़ी वजह तुर्की ने कहा कि जनाब हमने तो पहले मुतला कर दिया था कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके साथ ये लोग हैं जो शामिल हैं, जो जिन लोगों ने वहाँ टेररिस्ट अटैक्स किए हैं उनकी निशानदेही कर दी थी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ द इमिग्रेंट्स। तुर्की ने तो साफ कह दिया। तो उसके बाद लोगों ने इसको, जो बड़ी उम्र के लोग थे जो 50 साल या उससे ऊपर थे, उन्होंने इन चीज़ों को कुछ इस तरह लिया कि हमें ये कि फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होंगे या क्या नहीं होंगे, हमें इस वक्त लॉस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो दिलावर साहब, ये भी कहा जा सकता है कि जो मतलब जो बरतानिया को ज्यादा देख चुके हैं, जिन्होंने ज्यादा वक्त गुजारा बरतानिया में और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बतौर बरतानिया उन्होंने एक ज्यादा वक्त गुजारा, क्योंकि 43 साल बरतानिया हिस्सा रहा है इस यूनियन का, तो लगता नहीं है कि वो शायद तंग पड़ गए थे। जैसा आपने भी कहा कि टैक्सेस, उनका एक ख्याल था कि हमारा पैसा इन पे इन्वेस्ट होता है, हमारा पैसा खर्च होता है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि हमें रिटर्न्स जो जिसकी आपने जिक्र किया। उनको इस बात का, बरतानवी बड़ी बाशऊर कौम है, मैं समझता हूँ उनको इस बात का बड़ा एहसास था। लेकिन एक वजह में भी, और जो लेकिन सर अगर मुझे इजाजत दें सर, बाशऊर तो कौम है, लेकिन सर 50-50 ऑलमोस्ट हो गया ना, 48 और 52। 50% कहते हैं कि हमें हिस्सा रहना चाहिए, 50% कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए, आधे इधर है आधे इधर है, तो शऊर किधर गया? नहीं, ये भी शऊर है ना कि आपका एक डिसीजन है। देखें मैं शऊर की जब बात करते हैं तो ये है कि कोई जो कौमें इमोशनैलिटीज पे कम और लॉजिक के ऊपर ज्यादा डिसाइड करें, दोनों तरफ एक लॉजिक है। वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर है, अगर हम अलाइड रहे, ब्लॉक्स में रहें और जो देने वाले वोट हैं हक में, तो ये ज्यादा बेहतर होगा बरतानिया के लिए। बरतानिया की इकोनॉमी भी शेयर होगी, कंसर्न्स भी शेयर होंगे और हम एक ब्लॉक का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि ब्लॉक 80s के बाद जो ब्लॉक्स की इकोनॉमी है, जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसने ज्यादा बूस्ट किया है इसको ज्यादा। उनके पीछे ये लॉजिक है। जो जिन्होंने कहा कि नहीं रहना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, ये ब्लॉक्स की वजह से तो अब हमें नुकसान होगा, इसलिए कि एक तो वो उठान नहीं रही यूरोपीय यूनियन की, जिसके कहा जाता था कि शायद यूरोपीय यूनियन इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड, एक तो वो नहीं रहा कॉन्सेप्ट, वो उस तरह की ना इकोनॉमिकल उठान है ना आगे जाके कोई ऐसा असर है। और इसके पीछे भी बहुत सारे दोस्तों के कारनामे भी शामिल हैं बरतानिया यूरोपीय यूनियन को डाउन ट्रैक की तरफ करने के लिए। खैर उसका क्या जिक्र करना, तो आपको पता ही है एक बहुत अच्छा दोस्त जो है वो हमारे साथ भी इस तरह की दोस्ती करता है, उधर भी करता है, अपने मफादात को मुकद्दम रखता है, यानी अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसकी क्या चीरा दस्तियां हैं, तो बात की बात है ना, किसी और प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। तो जो थे वो क्विट करने वाले, वो कह रहे थे कि इस वक्त लॉस ज्यादा है, हमारे मुल्क इनसिक्योर हो जाएगा, हमारी यूथ जिसको इमोशनल हुई है उसको अंदाजा नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाएंगे। ये जो अटैक्स हैं बेल्जियम के और फ्रांस के, ये अटैक्स लंदन तक आ जाएंगे, जो कि एक हम देख भी चुके हैं 7/7 जिसको कहते हैं, और वो बढ़ते चले जाएंगे और वो लोगों के लिए बड़ा आसान है कि यहाँ पे करें। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस बात पे लड़ते रहते हैं कि जनाब आपके टेररिस्ट आए और फिर सरहद पार करके चले गए बड़े आराम से, और आपके भी आए और सरहद पार करके चले गए। तो इस तरह जब सरहदें वसी होंगी तो उनके लिए बड़े मौके होंगे, तो उनको कर्टेल करना चाहिए, उनका ये मौका। तो दोनों तरफ था तो लॉजिक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि एक बात और जो साइकी है बरतानवी कौम की, वो जो बड़े लोग हैं उनमें वो चेंज नहीं हुई। उन्होंने ऐसी, उनमें से कई अभी जिंदा हैं जिन्होंने वो दौर देखा है कि जब बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता था सल्तनत पर, तो वो इन चीजों ने उनके जो कंजर्वेटिव असरात हैं वो उन तक मेरा ख्याल है इनहेरिटेंस में भी आए हैं किसी हद तक, कि हम तो वो लोग थे कि जिन्होंने सूरज, जिसकी सल्तनत पे सूरज गरूब नहीं होता था, तो अब हम किसी का हिस्सा बन के अपनी जो डिस्टिंक्शन है उसको छोड़ दें, अपनी जो इनफरादियत है उसको खत्म कर दें। नहीं, हमारे एक बहुत बड़ा सवाल रहा है शुरू से बरतानवी अवाम और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कि हम एक बड़े डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, डिस्टिंक्शन। सर आखिरी बात इस पे करते हैं, फिर आगे भी बहुत सी खबरें उन पर जाते हैं। आखिरी आप अभी मुख्तसर इसको थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा। सर अब टर्की ने कह दिया कि यूरोपीय यूनियन अब मजीद स्प्लिट होगी, मजीद इसमें डिवीजन्स होंगी, तकसीम हो जाएगी, लेकिन एंजेला मर्केल कहती हैं कि बरतानिया मुकालमे में ज़रूर शामिल रहे, डायलॉग्स में ज़रूर शामिल रहे। अभी आप देखेंगे हम आइंदा दिनों में कि मजीद मुल्क निकलेंगे, जैसे टर्की ने कह दिया कि इसके अलावा फ्रांस के लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ये तीनों बड़े मुल्क समझे जाते थे यूरोपीय यूनियन में, तो अभी लगता है कि हैं भी, बिल्कुल हैं भी। तो ये सर लगता है आपको कि मजीद बिल्कुल लगता है, ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप, ये सडन नहीं है। आपको याद होगा यूनान जब इकोनॉमिक क्रंच का शिकार हुआ तो उन्होंने भी ये धमकी दी थी कि फिर हम क्विट कर जाएंगे, यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे। लेकिन सर स्पेन को भी संभालना यूरोपीय यूनियन, हाँ, फिर प्यूटन से मिलना शुरू कर दिया। उसके बाद इटली और स्पेन आए, वो खतरा पैदा हुआ, उनको भी एक बहुत बड़ी ग्रांट देना पड़ा। तो एक तरह का ये व्हाइट एलिफेंट तो बन रहा था ये बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों के लिए, कि जो छोटे छोटे मुल्क थे वो ब्लैक मेलिंग साइड पे चले गए थे कि अच्छा ठीक है, छोटे मुराद उनसे जो छोटे इकोनॉमिकली, अच्छा छोटे नहीं, जो इनसे छोटे हैं, जो इनसे छोटे हैं, हमसे तो वो बड़े ही हैं इकोनॉमिकली। तो मतलब ये है कि वो एक ब्लैक मेलिंग साइड बढ़ रही थी। इस चीज ने भी फ्रस्ट्रेट किया है, मैं समझता हूँ बरतानवियों को और फ्रांसीसियों को भी, और अब जो है जर्मन्स को भी, कि ये क्या ब्लैक मेलिंग की एक यूरोपीय यूनियन की जो है शुरू हो गया सिलसिला कि अच्छा आप हमें ये ग्रांट दें, हम अपना इकोनॉमिक क्रंच दूर करें, अगर नहीं देते तो हम क्विट कर जाएंगे और ये टूट जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा ब्लो है, और अगर उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में भी ये मुतालबा जोर पकड़ता गया, जो कि पकड़ता जाएगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यूरोप में इंडिविजुअलिटी का दौर वापस आ रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के जो अदवार थे कि जिसमें अपना एक नेशनलिज्म था, अपने अपने कंट्री का, जर्मन नेशनलिज्म, इटालियन नेशनलिज्म, ब्रिटिश नेशनलिज्म, तो हम इन चीजों को प्रमोट होता है। जर्मनी का रोल आप क्या, क्योंकि जर्मनी का जो माजी है, जर्मनी उसको होल्ड करना चाहता है, जर्मनी चाहता है कि हमारा जो माजी था हम उसी में रहे, और जर्मनी कभी नहीं चाहेगा कि यूरोपीय यूनियन अलहदा हो, तो इसमें स्प्लिट आए, कभी नहीं चाहेगा जर्मनी। एंजेला मर्केल ने भी कह दिया कि बरतानिया मुकालमे में जरूर शामिल रहे। तो सर जर्मनी का रोल कैसा है? देखें जर्मनी को देखें, जो चीजें हैं कुछ उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि अकेला जर्मनी इसको होल्ड कर सकता है, चाहेंगे तो सही, इसलिए कि ये कहा जा रहा था और ये हो भी रहा था कि इकोनॉमिकली बरतानिया नहीं, अब जर्मनी लीड कर रहा था यूरोपीय यूनियन को, और जर्मन जिस तरह बढ़ रहे थे, उनकी इकोनॉमी जिस तरह स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वो तो चाहेंगे, उनको तो वो अगरचे के ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी मिले, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली उनको सफर करना पड़ा, फिर जो उनके इमिग्रेशन लॉ हैं उनसे भी सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इकोनॉमिकली बड़े स्मूथ, बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। तो उनके तो वो चाहेंगे, जिसको तो बेनिफिट ज्यादा हो रहा है वो तो चाहेगा रहे, लेकिन इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो जर्मन से ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कोई नहीं है, ये भी ज़हन में रखें कि वो अपनी शनाख्त जो है वो हर कीमत पे बरकरार रखते हैं। वो उनमें से कई जर्मन जो हैं, वो तो बहुत सारे जर्मन जो हैं वो तो अंग्रेजी बोलना भी पसंद नहीं करते। अगर आप वहां जाएं और देखें तो वो, अगर आप वो जानते भी हों तो इसको डिस्करेज करते हैं, तो इतने वो इंडिविजुअलिस्टिक। सेम इज द केस विद चाइना। चाइना भी है, मतलब चाइना भी सिविलाइजेशन स्टेट है, उस पर भी बात करेंगे। तो जर्मन जो हैं यूरोप के अंदर, मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हैं,
तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ना हो तो वो शायद वो हमने आज तफसीली बात किया क्योंकि ये सर इशू ही बड़ा अहम था, बहुत बड़ा इशू है। इस पे ये कुछ इसके फॉल आउट्स अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान जाते जाते उसामा इस पे बात कर दूं कि हमारे वजीर ने फिर रवायती सा बयान दे दिया जी यूरोपीय यूनियन से हमें जीएसपी प्लस का खतरा। आप अपनी ट्रेड को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ये टूटते हुए यूरोप के तनाजुर में दोबारा रीऑर्गेनाइज करें, थिंक टैंक बिठाएं जो इस पे गौर करें कि अब हमने आगे कैसे चलना है। यूं तिफल तसलियां ना दें, अगर आपका विजन नहीं है तो खुदा के लिए अब छोड़ दें सर, छोड़ दें किसी विजन वाले आदमी को आने। सर हम दूसरे मामलात से निकलेंगे तो फिर है ना, हम अमेरिका के मामलात से निकलेंगे तो फिर हम इधर अपने मामलात से निकलेंगे तो आपने बिल्कुल अच्छा सम अप कर दिया। सर कल जो कोयटा में वाकया हुआ उस पर बात करते हैं। रमजानुल मुबारक है, लेकिन रमजान में भी ऐसे वाकयात, पहले अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया, तो उससे पहले भी वाकयात हुए, अब कल जो कोयटा में सर ब्लास्ट हुआ है, ये क्या चाह क्या रहे हैं, क्या मैसेज क्या है? और उसके बाद जो आर्मी चीफ ने कह दिया कि शिकस्त खोरदा दहशतगर्द और उनके हमदर्द बेचैनी का शिकार हैं, आसान अहदाफ जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। सर हम किसी भी हदफ को आसान क्यों छोड़ते हैं? पहले तो बात ये इस पे करें ना कि कोई भी हदफ आसान क्यों बन जाता है दहशतगर्द? बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी हदफ आसान नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमें इस तरह की एक इंटेलिजेंस, जब हम हालत जंग में हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और अपनी फील्ड फोर्सेस को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कोई भी हदफ आसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शहरी का उतना ही हक है, बराबर का हक है, हाई प्रोफाइल है हर शहरी, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि ये जो करंट वेव है, कराची से शुरू हुआ एक सिलसिला, चीफ जस्टिस सिंध का बेटा अगवा हुआ, फिर उसके 2 दिन के बाद अमजद साबरी साहब को शहीद कर दिया गया, फिर उसके बाद कोयटा में आई। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम कह रहे थे कि अब अमन आ रहा है, हम ये कह रहे थे। अब इसको लिंक करें, मैं समझता हूँ कि ये ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान का ट्राइलैटरल मीटिंग जो हुई और उसका एक ये मैसेज दिया गया कि शायद पाकिस्तान के सारे हमसाये उससे नाराज हैं। और उसके बाद मैं ये नहीं कि ईरानियंस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अफगान की एनडीएस और रॉ, उसके बाद उन्होंने डिजाइन किया कि अब इस अनरेस्ट को बढ़ाया जाए, तोरखम बॉर्डर पे फायरिंग, उसके बाद ये कराची में ये इवेंट, ताकि मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट जो है उसको बढ़ाया जाए। और फिर कोयटा में हम पुरअमन जा रहा है, थोड़ा सा उधर भी ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं और मकसद वही है कि पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं वो इक्तिसादी राहदारी की हैं। तो इसमें देखें पूरी कौम को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है, हमारी बिल्कुल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, अगरचे उनके भी एफर्ट्स हैं, माननी चाहिए, सेक्रीफाइसेस हैं इस सारे टेन्योर में, लेकिन उसके साथ साथ जो की रोल प्ले करना है, जो कि मोबिलाइज नहीं हो पा रहा, वो अवाम है। अवाम को सही मायनों में मोबिलाइज होना पड़ेगा। अगर आपके 2 घर छोड़ के कोई मशकूक किस्म के लोग रहते हैं तो आप ये कह दें कि सानू की, बिल्कुल, अगर कहीं गुलशन रेस्टोरेंट में, गुलशन पार्क में अगर बम धमाका होता है और आप कहते हैं सानू की, ऐसी तो सेफ। हाँ, तो इसी तरह अगर कराची में, लेकिन सर सवाल यह है कि कब तक सेफ? तो वो ये आग जो है हमसाये में जो लगती है, साथ आपके घर के लगती है, वो आप तक पहुंचती है किसी न किसी तरीके से। तो बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें अवाम की जो मोबिलाइजेशन है और वो लिंक्ड है हमारे हुक्मरानों के साथ। हमारे हुक्मरान इतने इंडिविजुअल स्टेप्स लेते हैं, इतने इंडिविजुअल इकदाम करते हैं कि वो अवाम को मायूस कर देते हैं, अवाम को फिर अवाम लाताल्लुक से हो जाते हैं। तो ये एक बॉन्ड जो है वो बनाना पड़ेगा अवाम, हुक्मरान, रियासत और हुकूमत के दरमियान, कि ये इतना एक कॉम्पैक्ट किस्म का बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि कोई भी जो है वो अपने आप को इंडिफरेंट फील ना करे, अलहदा फील ना करे, बल्कि उसका हिस्सा महसूस करे। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए इंसेंटिव ओरिएंटेड इदारे, लोगों को बेनिफिट दें, लोगों को अटैच करें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, लोगों को तालीम की बुनियादी सहूलतें दें, लोगों को इंसाफ की बुनियादी, ये 3 बुनियादी सहूलतें जो हैं लोगों के दरवाजों तक पहुंचाएं, सर धड़ की बाजी लगा दें। यही आपका नेशनल एक्शन प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जो आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो मुतनफर होंगे। और देखें फ्राइड ने एक मजमून है उसका, फ्यूचर ऑफ इल्यूजन, उसके कई मंदरजात से आपको इतराज हो सकता है, उसको छोड़ते हैं, लेकिन उसने एक बात कही है कि सिविलाइजेशन
को कायम रखने के लिए जो हुक्मरान हैं, जो कानून नाफिज करें, उनको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि अक्सरियत वरना छोटे छोटे फायदों के लिए कानून तोड़ती भी है और तोड़ना चाहती भी है। तो आपको इन लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए अपने करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके दिल में छोटी सी दर्द हो तो आप बरतानिया जा बैठे और लोगों को मरने के लिए छोड़ दें पीआईसी में, जहां पे के जो गैर मियारी और ओवर टाइम मतलब जो गैर मियारी वो भी हो, उसका भी स्कैंडल आए, कई लोग 20 लोग जो है वो जाँ बाग हों और जो कल्प्रेट्स हैं उनका कुछ भी ना बिगड़े। सर यही जब ये मियां साहब का जो इशू था, जब मियां साहब लंदन गए तो तभी मैंने उसी दिन एक सोशल मीडिया पे बढ़िया खूबसूरत पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा था कि मियां साहब भी बरतानिया जाने की बजाय पंजाब कार्डियोलॉजी में आते, जिसको क्लेम करते हैं शहबाज शरीफ साहब, बड़ा उस पर इम्प्रूव किया हमने, वहाँ पे आते कोई साल 1.5 साल की मियां साहब को भी तारीख मिलने के बाद मियां साहब आते, जैसे फिर जिस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं गरीब शहरियों को, उसी तरह गरीब शहरी भी धक्के खाते हैं। गरीब शहरी की जो बेटी या उसकी बहन या बीवी उसके साथ होती है, उससे जिस तरह से मस्टंडे लोग घूरियां डाल के देखते हैं, इस तरह से इनके भी किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह देखते हैं, तो शायद मियां साहब को भी कुछ अंदाजा होता है। बड़ी खूबसूरत सी पोस्ट थी एक। लेकिन सर वापस आते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे। सर एक पॉइंट ये भी था कि जो लाउड स्पीकर्स हैं इन पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन सर मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद की बता देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मजहबी इख्तलाफी बातें की जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर के हवाले से कहा गया था कि अजान होगी और खुतबा जो अरबी खुतबा जुमा के लिए होता है सिर्फ वो दिया जाएगा। लेकिन सर तकारीर भी हो रही हैं खुलेआम और बातें भी सारी की जाती हैं। सर ये तो एक छोटी सी चीज़ है ना, इस पे तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होनी है आपकी, इस पे कुछ इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं है, ये तो हम ठीक नहीं कर सके। नेशनल एक्शन प्लान किधर स्टैंड करता है? हम स्ट्रेटेजिस्ट हैं ही नहीं। बदकिस्मती से वो जो एडहॉकिज्म जिसकी हमने पहले थोड़ा सा बात की, वो इतना हम पे छाया हुआ है कि हम हिकमत अमली नाम की किसी चीज़ को जानते ही नहीं है, ना हम पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किताबें देख के तो हमें वैसे ही वॉमिट होने लगता है और इस तरह की माशरा बन गए हम कि हम बिल्कुल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। देखें, ये मजाक नहीं है कि आप एक मुल्ला अख्तर मंसूर ड्रोन हमले में मारा जाए और उसके पास एक शनाख्ती कार्ड पड़ा हो, जाहिर है वो शनाख्ती कार्ड रखा गया था, वो उछल के बाहर नहीं आया था। सेव है, बिल्कुल सही वो सेव गाड़ी जल गई है, दूसरी कौमों की शरारत है जिन्होंने ये हरकत की, गाड़ी जल गई है, अमेरिकन की है जिसकी। लेकिन हमारे लिए भी पॉइंट टू पॉन्डर है कि उसके बाद कहे अच्छा इसके पास ये शनाख्ती कार्ड था, चलो जी दोबारा से 6 महीने लगा के दोबारा शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं, जो नहीं कराएगा उसको सजा देंगे, जिसका शनाख्ती कार्ड गलत मतलब जो नहीं कराएगा उसका गलत समझा जाएगा। या रोज अब ये कौमी खजाने से लाखों रुपए के ऐड दिए जा रहे हैं कि जनाब उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया, आप करें, ये भी करें, वो भी करें, लेकिन खुदा के लिए आप एक हिकमत अमली बनाएं। हम अपने प्रोग्राम में आपके तवज्जो से अक्सर ये कहते रहते हैं कि जो कौमें अब सबक नहीं सीखती गलतियों से, वो ठोकरों से फिर सीखती हैं। तो हम ये ठोकरों से नहीं सीख पा रहे। बिल्कुल कि देखें ठोकर लगती है, अच्छा वो शनाख्ती कार्ड गलत थे, आए दोबारा इनको करते हैं। ठोकर लगती है, अच्छा सिम्स, अब मुझे एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बता रहा था, लेकिन अभी तो वो 1 जुलाई का कह रहे हैं ना, तो उससे पहले तो मेरा ख्याल है फिर करवा लेंगे तो वो फिर दोबारा से करवाना पड़ेगा, और शायद 1 जुलाई को जो सिलसिला शुरू हो रहा है उसको भी कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कितने साल तक ये चलता रहे। लेकिन सर वो सिम के मामले के ऊपर देखें कितना हुआ। अभी भी मुझे एक पुलिस ऑफिसर, एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताया, मैं उसका नाम नहीं बताता, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, कि लाखों सिमें, उसने तो 1 करोड़ तक कहा कि सिमें अभी तक बेनामी चल रही हैं। अच्छा। तो बताएं, ये है हमारी स्ट्रेटजी, ये करते हैं हम। कभी भी मैं एक केस के सिलसिले में मैंने एक नंबर दिया, ये मेरे साथ गुजरा हुआ वाकया, उन्होंने बताया ये फेक नंबर है। अच्छा। उस बंदे को बुलाया जिसके नाम पे सिम थी, उसने कुछ फिक्टिशियस सी कॉलें आई थी, कुछ गैर कानूनी सी उस नंबर से, तो किसी हमारे दोस्त को, तो मैंने वो दिया उनको हेल्प करने के लिए दोस्त को। तो वो नंबर जब हमने दिया तो पता चला वो बेचारे आदमी को पता ही नहीं था कि उसके नाम पे ये सिम है। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ा फूल प्रूफ हमने इसको किया था। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, अभी भी लाखों सिमें जो है वो इस तरह की चल रही हैं। देखें, आप अंदाजा करें कि इस तरह। अब आपकी इस बात की क्या गारंटी है कि आप आईडी कार्ड 6 महीने लगा के लोगों को तंग करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा।
फिर हो सकता है 1 साल के बाद ऐसा हो कि लेकिन आप सर, दोबारा से शुरू दिलावर हो। साहब चलें वेरीफाई कर लेते हैं, मान लिया कि इम्पॉसिबल है लेकिन मान लेते हैं कि वजारत दाखिला वेरीफाई कर लेती है, लेकिन सर जो अफगानी जो मुहाजिर बन के आए थे वो यहाँ पे सेटल्ड हैं, कारोबार कर रहे हैं, शादियां यहाँ पे हो गई हैं बच्चे बच्चियों की, एक पाकिस्तानी के तौर पे रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड उनके पास है, तो सर उन्हें क्या क्या करेंगे? उनको तो आपने कार्ड दिया हुआ है, क्या वापस भेजेंगे उन्हें? वो जाएंगे वापस? फैज का गीत याद आ रहा है कि उठो माटी से मेरे लाल, हाँ, देखो कितना काज पड़ा है, सूना तेरा राज पड़ा है। हाँ, मतलब ये है कि जिस तरफ भी आप उठाते हैं निगाह, आपको पता चलता है कि बहुत सारा काम करना बाकी है इस तरफ। अगर आप शनाख्ती कार्ड की बात करते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि अफगान महाजरीन का क्या करेंगे, फिर वैसे ही होगा सिलसिला। बॉर्डर मैनेजमेंट इतनी मुश्किल है, आप अभी आपने तोरखम पे ही काम शुरू किया, अफगान इसको पसंद नहीं कर तो रहे, बाकी कितना खुला बॉर्डर पड़ा है, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, और इतनी टफ ट्रेन जी, कि इतने ऊंचे नीचे रास्ते कि जो इंसानी ह्यूमन एफर्ट से पॉसिबल ही नहीं है। कई चीजों को तो आपने नेचर पे छोड़ दिया हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर की मजबूरी है ना। तो आप ये कैसे करेंगे? सर अगली सिटिंग पे इस पे बात करते हैं। एक इमरान खान साहब और जो कल पीपल्स पार्टी का, इस पे कुछ बात करते हैं, इस पे इंशाल्लाह अगली सिटिंग में जरूर बात करेंगे। सर ये जो कल कई सिटिंग्स में करनी पड़ेगी क्योंकि सूना तेरा राज पड़ा है, देखो कितना काज पड़ा है। तो सर पीटीआई कल चली गई इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो उनकी नाअहली के हवाले से दरख्वास्त है, वो डॉक्टर यास्मीन जो वज़ीर आज़म के मद्दे मुकाबिल थे आम इंतखाबात में, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। अभी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि ये सुनने के काबिल है या नहीं है। लेकिन सर अब वो कहते हैं कि हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं, इतने कंफर्म सबूत हैं कि अब वज़ीर आज़म बच नहीं पाएंगे। कौन सा इलेक्शन कमीशन जो अभी बन ही नहीं सका? जी, 4 रुकन उसके नहीं है, अरकान के बगैर नहीं है उसके। और देखें ना, तो आप ये देखें कि अभी तो कई महीने लग जाएंगे शायद, मुझे लगता है, या कई दिन के इलेक्शन कमीशन जो है वो अरकान का इंतखाब करने में, उसके बाद ये सारा सिलसिला होगा। क्या वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोमन तेल और नाचने राधा नाचने वाली मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। तो बात ये है कि एक तो ये है कि ये इस तरह की जो रेफरेंसेस होते हैं, अभी तक तो उनका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं समझता हूँ कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज है कि कभी आप इधर दौड़ें कभी उधर दौड़ें। एक्चुअली बात ये है कि आपको चाहिए, अपोजिशन, हमने गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद कर ली, लेकिन अपोजिशन ने भी जमहूरियत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सारे मामले पार्लियामेंट से बाहर क्यों हल करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं अगर कोई कमीशन बने तो वो पार्लियामेंट से बाहर का हो, अगर मामला हो तो वो पार्लियामेंट से बाहर क्यों हो? अगर आपको किसी को तेल सस्ता कराना है तो धरने के जरिए कराया जाए। और पार्लियामेंट में कैसे है? अब पैनामा पे पार्लिमानी कमेटी बनी, आप बड़े उसके दायी थे कि पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। उसका जो हाल किया इन्होंने, दोनों ने, सिर्फ अपोजिशन ने नहीं, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने जो हाल किया वो आपके सामने डेड लो। उसके बाद सर अब जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स मुंतखब करने हैं, उस हवाले से इत्तेफाक होगा या नहीं, ये भी दूसरी बात है, क्योंकि उनका कन्वीनियर ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बंदा लगा दिया। इस बात की वजाहत करने दें, मैं ये नहीं कह रहा था कि इस तरह की कमेटी की गवर्नमेंट अपनी मर्जी के बंदे दे दे, अपोजिशन अपनी मर्जी के बंदे दे दे और लॉक ऑन हो जाएं, बैठे रहें, सींग से सींग टकराते रहें। मैं ये कह रहा था कि 442 की पार्लियामेंट में जो अनडिस्प्यूटेड लोग हैं, 2, 4, 1 सारे मिलके पार्लियामेंट की राय से उसको कमीशन बना दिया जाए। ये नहीं कि आप टीओआर बनाएं और फिर जुडिशियल कमीशन को भेजें। परवेज रशीद जैसे अनडिस्प्यूटेड लोग अगर इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर करेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा कि 442 की पार्लियामेंट में एक बंदा भी अनडिस्प्यूटेड नहीं है जिसपे सब कंसेंसस कर सकें, तो फिर क्या कहें? वो इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन इसीलिए बना सर, ये इसीलिए बना और शायद ये हमारे पढ़ने के लिए बना और किसी लिए। शुक्रिया दिलावर साहब तशरीफ लाए प्रोग्राम में। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल जो बरतानवी वज़ीर आज़म का फैसला बड़ा तारीखी फैसला है और यकीनी तौर पर अगर हमारे हुक्मरान भी सीखें उससे हमारी जमहूरियत कमज़ोर ना पड़े, हमारी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। क्योंकि अगर ऐसा किसी आला शख्सियत पर हम डिमांड करते हैं, हमारी पब्लिक डिमांड करती है या अपोजिशन डिमांड करती है, तो उन्हें अपनी जो जमहूरियत है वो ख़तरे में पड़ती दिखाई देती है। कल प्राइम मिनिस्टर बरतानिया ने भी ऐलान किया मुस्ताफ़ी होने का, उनकी जमहूरियत ख़तरे में नहीं पड़ी है। उन्होंने अफसरदा ज़रूर थे कैमरून, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बोल्ड फैसला किया है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। शायद हमारे हुक्मरानों को भी सोचने की ज़रूरत है जमहूरियत की माँ से। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।